So hello everyone, welcome to the channel. So this is my first video on YouTube. So please do not forget to like and subscribe. So हम शुरू कर रहे हैं BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर की पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा निमोनिया। और आपको नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट देखो वीडियो, समझो चीज़ों को, और आपको बिल्कुल एस्थेटिक नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के एंड में। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको किस तरह लिखना है, 10 या 15 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है निमोनिया पे। सो हम बिल्कुल सीक्वेंस में आपको बताएंगे कौन सा चीज़ पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। सो उसका आपको मतलब कोई भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ निमोनिया, हम जितना भी हम कंटेंट यूज़ करेंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से होगा। कोई भी रैंडम डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ नहीं की जाएगी। तो रॉबिन्स या हर्शमोन की डेफिनेशन मैं यूज़ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लंग पेरेन्काइमा? जो हमारे पास लंग पेरेन्काइमा होता है, वो लंग का वो वाला पार्ट होता है जो इन्वॉल्व होता है गैसेस एक्सचेंज में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हो, ट्रैकिया से शुरू होता है हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, then there is bronchioles, terminal bronchiole, and then there is respiratory bronchiole, alveolar duct and alveoli। जो हम इन तीनों को स्ट्रक्चर को मिला के हम ऐसे नहीं बोल देते हैं, जो कि हमारे पास रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम टर्मिनल ब्रोंकियोल के नीचे जो स्ट्रक्चर आते हैं उनको कहते हैं। तो जब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इन्फ्लेमेशन होती है तो उसे हम निमोनिया कहते हैं, जो कि कंसोलिडेशन कर देता है हमारे पास लंग्स में। ठीक है, ये था हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन। देन आता है हम क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया जो होता है हमारे पास, हम उसको 3 बेसिस पे हम निमोनिया को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन इन्वॉल्व, कौन सा रीजन इन्वॉल्व हो रहा है लंग का, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। देन देयर इज बेस्ड ऑन इटियोपैथोजेनेसिस, कौन सा इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो कॉज कर रहा है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस। देन देयर इज ऑन द बेसिस ऑफ साइट, कहाँ से हम जो हमारे पास निमोनिया है पेशेंट ने एक्वायर किया है, वो कम्युनिटी से हो सकता है, हॉस्पिटल से होता है, वेंटिलेटर से होता है। थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोअर एंड लोबुलर एंड इंटरस्टिशियम। इनमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोब एंड लोब्यूल। यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड करूँगा तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो नोट्स में नहीं आएगा। आपको प्रॉपर जो नोट्स है वही मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोब एंड लोब्यूल। ठीक है, हमारे पास देखो, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ ये स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लंग्स का। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ये हमारे पास राइट लंग है, तो हमारे पास राइट लंग को हम कुछ इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि ये और ऐसे। ठीक है, हमने इसको 3 लोब्स में डिवाइड कर दिया है, ये अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब। ठीक है, ये हम लोब कहते हैं इसके, कि ये 3 लोब्स हैं। ठीक है, अब लोब्यूल, व्हाट इज लोब्यूल? लोब्यूल होता है हमारे पास, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ओके, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ऐसे 2-3 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मिलके एक लोब्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये है, और यहाँ पे एक और होगा, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एक लोब्यूल। ठीक है, ये है लोब, पर्टिकुलर लोब। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये, जैसे कि हमारे पास ये एक लोब है। ठीक है, ये एक लोब है पर्टिकुलर, एंड लोब्यूल किसको बोलेंगे हम? एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये एक ब्रोंक्यूल है। ठीक है, इधर से आगे जो स्ट्रक्चर होते हैं, 2 या 3 टर्मिनल ब्रोंक्यूल मिलके जो बनाते हैं, दैट इज लोब्यूल। तो इन केस ऑफ ब्रोंकियल निमोनिया एंड लोब्यूलर निमोनिया, जो हमारे पास लोब्यूल जिसमें इन्वॉल्व होंगे, वो सिर्फ एक लोब्यूल को ही इन्फेक्ट करेगा अलग अलग जगह में। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसने इन्फेक्ट किया है, देन यहाँ पे इन्फेक्ट किया है, यहाँ पे इन्फेक्ट किया है, यहाँ पे इन्फेक्ट किया है। ये सिर्फ पर्टिकुलर लोब्यूल्स को ही इन्फेक्ट करेगा अलग अलग जगह में। लेकिन इन केस ऑफ लोअर निमोनिया, ये पूरे के पूरे लोब को ही इन्फेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसने पूरा का पूरा अपर लोब ही इन्फेक्ट कर दिया है, या लोअर लोब इन्फेक्ट कर दिया, या एक से ज़्यादा लोब को भी इन्फेक्ट कर सकता है। देन आता है हमारे पास इंटरस्टिशियम। व्हाट इज इंटरस्टिशियम? लोब समझ आ गया, लोब्यूल समझ आ गया, अब इंटरस्टिशियम क्या चीज़ है? देखो, इंटरस्टिशियम
देखो सिंपल ये डायग्राम है, ठीक है। ये एल्वियोलाई है, ठीक है। दो एल्वियोलाई हमने हमने इधर देखे। तो एल्वियोलाई के बीच में जो स्पेस है, ये चीज़ एल्वियोलाई एल्वियोलाई को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे कोई भी कंसोलिडेशन नहीं मिलेगा एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई के बीच में जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस ओवर हियर, एल्वियोलाई के सराउंडिंग में जो स्पेस है वो है इंटरस्टिशियम, जहाँ पे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये एल्वियोलाई को इन्फेक्ट नहीं करेगा, दैट इज इंटरस्टिशियल निमोनिया। जो निमोनिया हमारे पास इंटरस्टिशियम में होता है, बिटवीन द एल्वियोलाई होता है, लेकिन ये एल्वियोलाई को इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आई थिंक डिफरेंस क्लियर है लोअर लोब्यूलर एंड इंटरस्टिशियल में। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। जो हमारे पास लोब्यूलर होता है वो लोब्यूल्स में होता है। लोब्यूल मैंने बताया आपको कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल के नीचे वाले जो भी स्ट्रक्चर है, 2 या 3 टर्मिनल ब्रोंक्यूल मिलके एक लोब्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। और जो लोब्यूल होता है वो पैची सा स्ट्रक्चर देता है हमको। जब हम ग्रोथ फाइंडिंग में देखते हैं, पैची सी कंसोलिडेशन होती है उसकी। एक लोब्यूल उसने यहाँ इन्फेक्ट कर दिया, एक लोब्यूल उसने यहाँ इन्फेक्ट कर दिया, इस तरह से। और इन केस ऑफ लोअर निमोनिया, एक पूरा का पूरा लोब ही, जैसे कि यहाँ पे नीचे वाले देखते हैं हम, ये लोब पूरा का पूरा लोब ही इन्फेक्ट कर दिया है। एंड देन देर इज इंटरस्टिशियल, हमने बताया कि आपको बिटवीन द एल्वियोलाई ये इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। ये था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इटियोपैथोजेनेसिस। देन देर इज सेकंड, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन इन्वॉल्व। देन सेकंड इज इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथो इटियोलॉजी मतलब, इटियोलॉजी का मतलब होता है कि कौन से फैक्टर है या कौन सी चीज़ है जो निमोनिया काउज कर रही है। हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, और फंगस हो सकता है। तो बैक्टीरियल हो सकता है निमोनिया, वायरल हो सकता है, एंड फंगल निमोनिया हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है। देन आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ साइट, ठीक है। साइट, कौन सी साइट इन्वॉल्व हो रही है, सॉरी मतलब कौन सी साइट से पेशेंट जो है एक्वायर कर रहा है। सबसे पहले कम्युनिटी एक्वायर्ड हो सकता है, अपने आसपास से कहीं से उसने एक्वायर कर लिया है निमोनिया, किसी और से, या घर में हो सकता है, या कहीं बाहर किसी दोस्त से एक्वायर कर लिया है। देन देयर इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड को हम नोजो कोमियल बोलते हैं, जो कि आपने सुना भी होगा अपनी पोस्टिंग में, नोजोकोमियल इन्फेक्शन है तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो हॉस्पिटल से होता है। एंड देन देयर इज वेंटिलेटर एक्वायर्ड। जब वेंटिलेटर में पेशेंट होता है, ऑक्सीजन हम उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हाई ऑक्सीजन में बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया भी हो सकता है। सो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। एक चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे लर्न करनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमने अच्छे से मार्क कर दिए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमारे पास बैक्टीरियल निमोनिया होता है वो लोबर और लोबिलर, जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, एक हमने पढ़ा था लोबर एंड लोब्यूलर, ये दो चीज़ें, ये कॉज करता है बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है। बैक्टीरिया कॉज करता है लोबर और लोब्यूलर, ओके। लेकिन जो वायरस और फंगस होते हैं वो हमारे पास इंटरस्टिशियल कॉज करते हैं, मतलब वो बिटवीन द एल्वियोलाई कॉज करेंगे। कौन? हमारे पास फंगस और वायरस। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे पास या तो लोब को इन्वॉल्व करेगा या तो लोब्यूल को इन्वॉल्व करेगा, दैट्स सिंपल, ओके। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। अब हम कंटिन्यू करेंगे बैक्टीरियल निमोनिया से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास लोअर निमोनिया की ट्यूपैथोजेनेसिस हम पढ़ेंगे। लोअर निमोनिया जो होता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट नोट आ सकता है आपके पास लोअर निमोनिया की पैथोजेनेसिस कॉजेटिव एजेंट पे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने लोअर निमोनिया का हमने पहले बता दिया कि ये कंप्लीट लोब को ही इन्वॉल्व कर देता है हमारे पास। सिंगल लोब को कर सकता है और दो लोब को भी कर सकता है, इवन दो लंग्स के डिफरेंट डिफरेंट लोब्स को भी कर सकता है ये इन्वॉल्व, ठीक है। तो कॉस्टिव एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपके नॉट सेट एग्जाम में आ सकता है, मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है वो मोस्ट कॉमनली कॉज करता है, आपको कुछ और याद रहे ना नहीं, लेकिन 90% केसेज में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है वही कॉज करता है। देन देयर इज स्ट्रेप्टोकोकस। एंड इन केस ऑफ पैथोजेनेसिस हम देखते हैं इसमें, पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। देखो पैथोजेनेसिस आपको एग्जाम में लिखोगे तो डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे आपको। तो निमोनिया जब भी होता है तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज स्टेज ऑफ कंजेशन, देन देयर इज रेड हेपेटाइजेशन, देन स्टेज ऑफ क्री हेपेटाइजेशन, एंड स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। हम इनको आराम से पढ़ेंगे, कोई भी ऐसे ऐसे मत समझना डायरेक्ट नोट्स है ये, इसमें कोई भी मार्किंग नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो देखो, सबसे पहले है हमारे पास स्टेज ऑफ कंजेशन। कंजेशन का मतलब क्या होता है? कंजेशन मतलब ब्लड वेसल जो हमारे पास इंक्रीज होती है। देखो जहाँ भी इन्फेक्शन होता है, मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, ठीक है। इन्फ्लामेशन की यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट जब भी हमारे पास इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स जो होता है हमारे पास वेजोडाइलेशन होता है। ब्लड वेसल जो है हमारे पास डायलेट हो जाती है, ठीक है।
फर्स्ट रिस्पॉन्स है वेसोडाइलेशन। देन जिसके कारण हमारे पास जब भी हमारे पास वेसल डायलेट होती है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल वेसल है, ठीक है, हमारे पास वेसल डायलेट हो गई है, तो क्या होता है कि हमारे पास ये एंडोथेलियल सेल जो होते हैं हमारे पास, जो कि एपिथेलियम बनाते हैं, वो उनके बीच में स्पेस आ जाता है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे स्पेस आ जाता है। तो यहाँ से कंटेंट यहाँ जाना बहुत ईजी हो जाता है, ताकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी पैथोजन है उसको हमारे पास न्यूट्रोफिल या कोई और स्ट्रक्चर मार पाए। दैट इज इन्फ्लेमेशन में जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। सो हमारे पास एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट मतलब अभी रिसेंटली, मतलब एक दिन पहले ही हमारे पास जो है कोई भी पैथोलॉजिकल एजेंट जो है एंटर हुआ है, ठीक है। तो एक्यूट के केस में हमारे पास सबसे पहले न्यूट्रोफिल जाते हैं उसको मारने के लिए, ठीक है। लेकिन जब न्यूट्रोफिल नहीं मार पाते हैं, तो न्यूट्रोफिल को हमारी बॉडी साइड कर देती है, फिर आते हैं हमारे पास कुछ टाइम के बाद न्यूट्रोफिल हट जाते हैं और माइक्रोफेज आ जाता है, ठीक है, मैक्रोफेज आ जाते हैं। तो ये तो हमारे पास एक बेसिक सा चीज़ जो कि हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में जाननी थी, ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ पाए कि इधर हो क्या रहा है एक्चुअली। तो इन्फ्लेमेशन के बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले वेजोडाइलेशन होगी, जिसके कारण हमारे पास जो कंटेंट होगा ईजिली हमारे पास न्यूट्रोफिल आ पाएंगे साइट ऑफ जो एक्शन पे, जिसके कारण हम फर्दर आगे जो न्यूट्रोफिल आएंगे जो अटैक करेंगे उस पर। न्यूट्रोफिल ने अगर उसको मार दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद मैक्रोफेजेस आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज ऑफ कंजेशन, जिसमें कि हमारे पास ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, ठीक है, ब्लड वेसल डायलेट होगी, जिस कारण जो हमारे पास फ्लूइड मैंने आपको बताया इजिली चला जाएगा ब्लड वेसल से एल्वियोलाई के स्पेस में, ठीक है, जिस कारण हमारे पास पेल यूसिनोफिलिक एडिमा, एडिमा क्यों हो रहा है, एडिमा होता है हमारे पास जब भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है। मैंने आपको बता दिया कि एंडोथेलियम की जो लेयरिंग है उसमें जो गैप आ जाता है, जिसके कारण हमारे पास ये ईजी हो जाता है हमारे पास एयर स्पेसिस में कि जो फ्लूइड होता है वो ब्लड वेसल से एयर स्पेसिस में चला जाता है, ठीक है। जो हमारे पास इसमें स्टेज ऑफ कंजेशन में फ्यू आरबीसी और न्यूट्रोफिल जो हमारे पास इंट्रा एल्वियोलर स्पेस में आ जाते हैं ब्लड वेसल से, ठीक है। और ग्रॉसली हम देखें तो ये हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हम लंग्स जब भी देखते हैं ग्रॉसली, तो वो एक एरेटेड सा, जिसमें क्या बोलते हैं, जैसे कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हम लंग का डायग्राम बनाते हैं। सो ये हमारे पास इसमें लंग हम देखते हैं, जब भी हम एनाटॉमी लैब में देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला लंग जो होता है हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ कंजेशन में, इसमें ये हैवी सा लंग होता है, डार्क रेड, रेड कलर क्यों, क्योंकि इसमें आरबीसी आ गया, इसमें फ्लूइड आ गया, तो हैवी सा होगा ये, डार्क सा कलर रेड कलर का होगा और कंजेस्टेड सा होगा, ठीक है। ये थी इसकी ग्रॉस। एंड देन देयर इज सेकंड इज स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन, ठीक है। रेड हेपेटाइजेशन से मतलब क्या है, हेपेटाइजेशन, ठीक है। हेपेटाइजेशन क्या होता है, मतलब हिपार जो वर्ड है हम यूज़ करते हैं लीवर के लिए, ठीक है। तो हम इसको लीवर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो लंग्स होते हैं, मैंने बताया आपको, एरेटेड होते हैं और स्पॉन्जी से होते हैं, और लीवर कैसे होता है, सॉलिड सा होता है हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में फ्लूइड इतना एक्यूमुलेट हो जाता है कि ये लीवर की तरह सॉलिड सा हो जाता है, ठीक है। तब हम उसको हेपेटाइजेशन बोलते हैं, और रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आरबीसीज है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेड हेपेटाइजेशन, इसको हम अर्ली कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो फ्लूइड फिल होता है उसको वो रिप्लेस कर देता है हमारे पास फिब्रिन स्टैंड्स, ठीक है, फिब्रिन आने लग जाता है उसमें। एंड देयर इज मार्क इंक्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल एंड आरबीसीज, जिनको हम एक्सुडेट बोलते हैं। न्यूट्रोफिल और आरबीसीज, जितनी ब्लड वेसल जो है हमारे पास डायलेट होगी, उतना ये अंदर आते जाएंगे न्यूट्रोफिल और आरबीसीज, जिसको हम एक्सुडेट बोलते हैं। आगे से मैं जो भी टर्म यूज़ करूँगा तो एक्सुडेट ही करूँगा, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। और जो हमारे पास ग्रोसली हम दिखते हैं तो ये रेड रेड फर्म फर्म, ठीक है, स्पॉन्जी नहीं है, फॉर्म है, ठीक है, और एयरलेस है, ठीक है। तभी हमने इसको हेपेटाइजेशन बोला, क्योंकि ये रेड कलर का फॉर्म सा एयरलेस सा स्ट्रक्चर है जो कि लीवर जैसा दिख रहा है हमको, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। देन देयर इज स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे पास एक्सुडेट होते हैं आरबीसी और न्यूट्रोफिल, वो डिक्रीज होने लग जाते हैं, और फिब्रिन स्टैंड हमारे पास ज़्यादा डेंस बनने लग जाता है, ठीक है। और हमने कहा था कि जब न्यूट्रोफिल हट जाएंगे, है ना, न्यूट्रोफिल अब हट रहे हैं, तो इन्फ्लेमेशन में नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा आएगा, जो हमने डिस्कस किया था, मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो मैक्रोफेज जब आना पेयर हो गया, जब हमारे पास न्यूट्रोफिल काम नहीं कर पाया, न्यूट्रोफिल किल नहीं कर पाया पैथोजन को, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आएगी, इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेज एंटर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब ग्रॉसली ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे पास ये ड्राई ग्रेनुलर और ग्रे कलर का लिवर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ग्रे इसलिए होगा क्योंकि अब हमारे पास जो आरबीसी है वो उधर से निकल गया है, और ड्राई ग्रेनुलर तो हमारे पास ये था ही, ठीक है। ग्रेनुलर इसलिए क्योंकि हमारे पास जो फ्यूरिन स्टैंड काफ़ी डेंस हो चुके हैं, ठीक है। देन देयर इज स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, ओके। स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन में हम देखते हैं ये हमारे पास जो भी जितना भी हमारे पास सॉलिडिफाइड हमने जो फिब्रिन स्टैंड बनाए थे, वो एंजाइमेटिक एक्शन के कारण हमारे पास
डिग्रेड हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, जिसके कारण हमारे पास जो नॉर्मल एयर स्पेसेस होते हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें मैक्रोफेज जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंट सेल होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि न्यूट्रोफिल जब चल जाते हैं तो मैक्रोफेज प्रीडोमिनेंट रहते हैं, और हमारे पास जो जितना भी हमारे पास सेलुलर एक्सुडेट है हमारे पास उसको क्लियर कर देते हैं, और हमारे पास एयर स्पेसेस फिर से बनने लग जाते हैं। जो स्टेज ऑफ रेजुलेशन होता है हमारे पास लास्ट स्टेज होती है, जिसमें कि हमने जितने भी इन्फ्लेमेशन हमने कॉज करी है वहाँ पे उस पर्टिकुलर पैथोजन को मारने के लिए, अब हम उसको साइड कर देना और अब हमने अपने लंग्स को रिकवर करना है एक्चुअली, है ना। तो हमने सबसे पहले फेब्रिन स्टैंड को लिक्विफाई कर दिया, देन हमारे पास नॉर्मल एयर स्पेसेस को रिस्टोर कर दिया। मैक्रोफेज अभी भी प्रीडोमिनेंट है, मैक्रोफेज जो अपना काम स्लोली करते रहता है, ठीक है। देन देयर इज रिमूवल ऑफ सेलुलर एक्सुडेट हमारे पास फ्रॉम एयर स्पेसेस, ठीक है। और एयर स्पेस हमारे पास क्लियर हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास पैथोजेनेसिस ऑफ किसकी, लोबर निमोनिया की, ठीक है। सो काफ़ी इजी था, एक बार रिवाइज कर सकते हैं हम। देयर इज स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन एंड रेजोल्यूशन। कंसोलिडेशन में हमने कहा कि सबसे पहले ब्लड वेसल जो हमारे पास डायलेट हो जाएगी, जिसके कारण हमारे पास जो ब्लड का कंटेंट है ईजिली चला जाएगा, और आरबीसी और न्यूट्रोफिल हमें इसमें देखने को मिलते हैं। और ग्रोसली ये हैवी दिखता है, डार्क दिखता है। क्योंकि हैवी क्यों, क्योंकि इसमें अब पहले इसमें एयर थी, अब इसमें फ्लूइड आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है हैवी हो जाएगा, डार्क रेड, क्योंकि रेड कलर का इसलिए हो जाएगा क्योंकि आरबीसी है। एंड कंजेस्टेड क्योंकि इसमें ब्लड वेसल इंक्रीज हो गई है, ठीक है, डायलेट हो गई, सॉरी। देन देयर इज स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन, हमने बताया रेड मतलब लाल एंड हेपेटाइजेशन मतलब लिवर लाइक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एडिमा होता है वो रिप्लेस होता है फिब्रिन स्टैंड के कारण, फिब्रिन स्टैंड से। एंड देयर इज मार्क इंक्रीजिंग न्यूट्रोफिल एंड आरबीसीज, क्यों, क्योंकि वेजोडाइलेशन हो रहा है। एंड देन देयर इज रेड फर्म एयरलेस, जो कि हमारे पास लीवर लाइक फीचर्स है, ठीक है। और देन एट द लास्ट देयर स्टेज, थर्ड स्टेज बाद ग्रे हेपेटाइजेशन, जिसमें हमारे पास एक्सुडेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं फिब्रिन स्टैंड से। मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल काम नहीं कर पा रहे, तो मैक्रोफेजेस आएंगे फॉर ऑब्वियस रीजन। देन देयर इज ग्रॉस अपीयर, जो होता है हमारे पास वो, ग्रॉस का मतलब होता है कि हमने स्ट्रक्चर बाहर से कैसे दिख रहा है हमको, ठीक है। ग्रॉस का मतलब ये होता है। तो ड्राई ग्रेनुलर ग्रे कलर का जो हमको दिखता है, ठीक है। देन देयर इज स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन में हमने बोला जितना भी हमारे पास ये स्टेज है हमारे पास रिकवर करने की, ठीक है। जो भी हमारा डैमेज किया है हमने, तो सबसे पहले हमने जो भी हमारे पास शिवलिंग स्टैंड थे उनको लिक्विफाई कर दिया। देन देयर मैक्रोफेजेस भी प्रीडोमिनेंट होते हैं, एंड जो भी हमारे पास सेलुलर एक्सुडेट था उसको हमने न्यूट्रोफिल और आरबीसी को हमने एयर स्पेसिस से हटा ही दिया, ताकि हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस बना रहे, ठीक है। तो ये था हमारे पास लोअर निमोनिया। नाउ लोब्यूलर निमोनिया, ठीक है। यहाँ पे एक सुंदर सा डायग्राम है, इसको देखो। ये है हमारे पास लोबर निमोनिया, जिसमें कि पूरा का पूरा लोब इन्वॉल्व हो रहा है, एंड दिस इज लोब्यूलर निमोनिया। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, पैचेस, पैच 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 पैच, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल के नीचे ही इफेक्ट कर देता है। और ये पूरा का पूरा लोब नहीं होता, 2 से 3 टर्मिनल ब्रोंक्यूल होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्वुलाई है, तो ये 3 से 6 एल्वुलाई हो जाएंगे, बस इसको इन्फेक्ट करेगा थोड़ा सा। इसने यहाँ इन्फेक्ट किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह पैचेस सी अपीयरेंस देता है। आपने अगर यूनिवर्सिटी में इसका डायग्राम बनाना है तो प्रॉपर आप सिंपली क्या करोगे, इस तरह से बना दोगे, एंड कंसोलिडेशन इस तरह से आपने बस बना देनी है, ठीक है। और आपने लोअर का बनाना है तो सिंपली आपने क्या करना है, जैसे कि ये बना दिया है राइट लंग, तो इसमें इस तरह से पूरा का पूरा जोन आपने इन्फेक्ट कर देना है, ठीक है। कोई भी जोन कर सकते हो आप, जिसको आपने इन्फेक्ट कर देना है, ठीक है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड लोब्यूलर, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग जो हम देखते हैं दैट इज लोब्यूलर निमोनिया। तो सबसे पहले इसके कॉजेटिव एजेंट हमारे पास इनमें कोई, जैसे कि उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया थी, इसमें कोई बीएसएस स्पेसिफिक हमारे पास नहीं है। इसमें इसको स्टेफाइलोकोकस कर सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस था, निमोकोकस एंड क्लेब्सियला निमोनिया। जितना आपको याद रखते हैं, एक मतलब एक्चुअली ऐसा कि एक या दो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, तो आपको याद करने पड़ेंगे, आप अपनी मर्जी कोई भी कर सकते हो, ठीक है। देन देयर इज एक्चुअली इसमें ग्राम नेगेटिव रॉड्स भी आते हैं बाद में, बहुत सारे, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। सो देन देयर इज ग्रॉस फाइंडिंग, ग्रॉस फाइंडिंग में हमारे पास ग्रॉसली मैंने आपको पहले बता दिया है, देयर इज पैचिस से स्ट्रक्चर ये दे देता है, और मैंने ये भी बताया कि क्यों देता है, ठीक है। क्योंकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल के नीचे, 2 या 3 टर्मिनल ब्रोंक्यूल के नीचे ही ये इफेक्ट कर देता है, ठीक है। मोस्टली अगर बाइलेटरली, ज़्यादातर ये मतलब हाँ, दोनों लंग्स को ये इन्फेक्ट कर देता है, और ज़्यादातर ये लोअर एरिया में होता है, ठीक है, लोअर पोर्शंस में ही होता है, ठीक है, लंग्स के, ठीक है। और ये यूजुअली इन्फेक्ट करता है हमारे पास एल्डरली पीपल को, जो कि हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, ठीक है। एल्डर मतलब जो एज पीपल होता है, उनमें जो इम्यूनिटी कम होती है, जिसके कारण ये उनको इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। इन्फेक्शन
यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इन्फेक्शन ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल दैट एक्सटेंड इनटू सराउंडिंग एल्वेओलाई रिजल्टिंग इनटू पैची कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया पैची कंसोलिडेशन क्यों है। ठीक है, ये था हमारे पास लोब्यूलर लोब्यूलर। एक बार रिवाइज कर देते हैं ऊपर से। ठीक है, हमारे पास पैची कंसोलिडेशन बन रही है क्योंकि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल के नीचे इन्फेक्ट कर देता है एंड कंप्लीट लोब को नहीं करता है, और ये यूजुअली एल्डर पीपल को करता है। इसमें एग्जांपल कॉस्टिव एजेंट के स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफिलोकोकस, न्यूमोकोकस, क्लेबसिला निमोनिया। एंड देन देयर इज ग्रॉस फाइंडिंग में हमने पैची कंसोलिडेशन देखा एंड मोस्टली बायलेटरली ये प्रेजेंट होता है एंड लोअर पोर्शन ऑफ लंग में होता है। देन देयर इज दिस वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया में हम देखेंगे इसको हम बोलते हैं एटिपिकल और इंटरस्टिशियल निमोनिया कहते हैं। ठीक है, हमने इधर देख लिया था पहले ना, ये देखो वायरल निमोनिया जो होता है हमारे पास इंटरस्टिशियल होता है, ये लोबर और लोब्यूलर नहीं होता, ये बिटवीन द एल्वियोलाई इन्फेक्ट करता है। ओके, सो इंटरस्टिशियल निमोनिया है ये एक तरह से। तो इंटरस्टिशियल निमोनिया हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस इज लोकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन बिटवीन द एल्वियोलाई, जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन ये काउज कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एल्वियोलाई है, ठीक है, और ये दूसरा एल्वियोलाई है, और ये इस स्पेस में कर रहा है इन्फ्लेमेशन। ओके, बिटवीन द एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई में नहीं कर रहा है, एल्वियोलाई से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, देन देयर इज योर एटिपिकल निमोनिया। इसको क्यों बोल रहे हैं एटिपिकल निमोनिया? देखो, निमोनिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। लंग पैरेन्काइमा, इसमें लंग पैरेन्काइमा इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, देयर इज नो एक्सुडेट एल्वुलर एक्सुडेट फॉर्म। ठीक है, इसमें लंग पैरेन्काइमा फॉर्म ही नहीं, मतलब लंग पैरेन्काइमा कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, तो ये एटिपिकल है। टिपिकल नहीं है, टिपिकल में लंग पैरेन्काइमा इन्वॉल्व होता है। देन कॉजेटिव एजेंट कौन सा है इसमें, बस ये याद कर लो, रेस्पिरेटरी सिंचिशियल वायरस, आप इसको याद कर लो। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट इसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है। अगर हमारे पास माइक्रोप्लाज्मा निमोनी, इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा हो सकते हैं। और ग्रोसली हमको ये कैसा दिखेगा, देखो जब इंटरस्टिशियल में प्रेजेंट होता है तो हमारे पास ग्रोसली ये मैसिवली वाइड स्प्रेड दिखता है हमको, कंसोलिडेशन ऑफ वन और बोथ लंग। देखो फॉर एग्जांपल ये लंग है, ठीक है, अब यहाँ पे मतलब एल्वियोलाई है, लेकिन हर जगह पे जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्वियोलाई, मतलब एल्वियोलाई इनको मान लो प्लीज़, उतनी अच्छी डायग्राम नहीं है मेरे। तो हर जगह एल्वियोलाई है, तो आप देख पा रहे होंगे ये सॉरी, ये इंटरस्टिशियम जो है हर जगह, ये भी इंटरस्टिशियम भी तो हर जगह ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इंटरस्टिशियम के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, तो हमारे पास ये अगर यहाँ पे फैला ना तो ये कहीं भी जा सकता है, फिर कहीं भी फैल सकता है इंटरस्टिशियम में। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे लंग को ही कवर कर देगा इस तरह से। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो हमारे को कैसा दिखेगा ग्रोसली, तो ये हमारे पास दिखेगा मैसिवली वाइड स्प्रेड। मैंने बताया क्यों वाइड स्प्रेड है, कंसोलिडेशन हमको ऑल ओवर द लंग्स मिलेगी, क्योंकि पूरे लंग्स में ही हमारे पास कंसोलिडेशन हो जाएगी ड्यू टू द इंटरस्टिशियम। और बोथ लंग्स में भी ये प्रेजेंट हो सकती है, एक या दोनों में भी हो सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फंगल निमोनिया। फंगल निमोनिया जो होता है हमारे पास मेजोरिटी ऑफ टाइम इट डेवलप्ड एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV पेशेंट काउज्ड बाय P0AC, जो हमारे पास एक फंगस है। एक्चुअली ये हमारे पास यूजुअली जो नॉर्मल पीपल होते हैं उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं उनके केसेस में हमारे पास जो फंगस होता है वो हमारे पास निमोनिया कॉज कर सकता है। लंग इसमें कंसोलिडेटेड और ग्रे होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। देन देयर इज रूट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, कैसे है एक पेशेंट जो है इन्फेक्शन को एक्वायर कर सकता है। सो फर्स्ट रूट जो हमारे पास दैट इज इनहालेशन। मान लो कोई छींक रहा है, कोई टीबी का पेशेंट है, उसने छींका खांसा, देन देयर इज दिस ड्रॉपलेट, उसने हमारे पास ड्रॉपलेट उसके माउथ से निकले जो कि हमने रेस्पायरेट कर लिए। ठीक है, हमारे वो माउथ के थ्रू चले गए, लंग्स में चले गए, तो दैट इज इनहेलेशन रूट, जो कि हमारे पास लंग में फिर निमोनिया का सॉरी टीबी या निमोनिया का कोई भी हमारे पास पैथोजन हुआ तो वो निमोनिया या टीबी कॉज कर सकता है। दैट इज द इनहेलेशन रूट। देन देयर इज एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, खाने के साथ जब भी हम कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है उसने खाना खाया तो यूजुअली क्या होता है हमारे पास ट्रैक के आगे होता है, देन
पीछे हमारे पास यूसोफेगस होता है, ठीक है? खाना यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे एपिग्लॉटिस होगा। कई बार एपिग्लॉटिस जो हमारे पास काम नहीं कर पाता है, हम बात करते-करते खाना खाते हैं, तो खाना यहाँ से यहाँ भी जा सकता है ट्रैकिया में, जिसके कारण कोई भी इन्फेक्शन हो, जैसे कि मतलब कोई भी हम दूध पी रहे हैं, दूध में हो सकता है कोई भी हमारे पास एजेंट हो, तो वो डायरेक्टली जा सकता है हमारे पास खाने के साथ। देन देयर इज़ हेमाटोलॉजिकल, हमारे पास ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एल्वेओलाई है और यहाँ पे ब्लड वेसल है, ठीक है? अब ब्लड यहाँ यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है? कहीं से भी आ रहा है, तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पैथोजन है, वो यहाँ से डायरेक्टली एंटर कर सकता है यहाँ पर, ठीक है? दैट इज़ हेमाटोलॉजिकल थ्रू द ब्लड। देन देयर इज़ डायरेक्ट स्प्रेड, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हार्ट है, यहाँ पे हमारे पास ये लंग्स है, ठीक है? यहाँ पे पेरिकार्डियम, यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इन्फेक्शन हो गया है यहाँ पे पेरिकार्डियम में, तो पेरिकार्डियम से डायरेक्ट यहाँ पे स्प्रेड हो सकता है, दैट इज़ द डायरेक्ट स्प्रेड। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंजरी हो गई है रिब्स में और रिब्स से इंजरी के टाइम पे रिब्स में कोई इन्फेक्शन हो गया तो और रिब्स से भी डायरेक्ट लंग्स में जा सकता है, दैट इज़ डायरेक्ट स्प्रेड। सो ये था हमारे पास रूट ऑफ इन्फेक्शन। अब देखते हैं आपने इसको एग्जामिनेशन में किस तरह से आपने इसको लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेफिनेशन इसकी लिखनी है, डेफिनेशन जो हमने आपको डिस्कस करी। सो ये फर्स्ट पॉइंट तो फर्स्ट ही रहेगा। देन देयर इज़ इसकी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आप पहले नॉर्मली लिखोगे, क्लास ऑन द बेस 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, देन देयर इज़ इटियोपैथोजेनेसिस, देन देयर इज़ साइट, ठीक है? ये सिंपल आप क्लासिफिकेशन लिखोगे। देन उसके उसके बाद जब हमने क्लासिफिकेशन ये वाली लिख दी, देन आपने लिखना है रूट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है? कौन से रूट से इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमने इन्फेक्शन यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। देन आपने लिखना है रूट ऑफ इन्फेक्शन, कौन से रूट से इन्फेक्शन हो सकता है। इसको मैं एज 1 2 3 मार्क कर दूंगा, इसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है? नोट्स में आपको उस तरह से मिल जाएगा। देन आपने डिस्कस करना है बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है? बैक्टीरियल निमोनिया में फर्स्ट 2 टाइप का होता है, हमने देखा था लोबर एंड लोब्यूलर। फर्स्ट आपने लोबर को डिस्कस करना है, देन आती है हमारी बारी लोब्यूलर की, दिस इज़ द लोब्यूलर निमोनिया, ठीक है? दिस इज़ क्वाइट सिंपल, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देन देयर इज़ वायरल एंड फंगल निमोनिया, जो हमने बोला था एटिपिकल निमोनियाज़ होते हैं, सॉरी एटिपिकल और इंटरस्टिशियल निमोनिया होते हैं। इस तरह आप पूरे क्वेश्चन को ईज़िली आप 10 से अगर आपने इतना लिख दिया है तो आपको कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता है। और आपको उन्हें कुछ इसमें ऐड ऑन करना, जैसे कि मैंने इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया, तो आपको मैंने प्रॉपर स्पेस यहाँ पे छोड़ा हुआ है जिसमें आप नोट्स में सब कुछ ऐड कर सकते हो। आपको ये नोट्स की आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आप इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट में नोट्स लिख देना, आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। या अभी फर्स्ट लेक्चर है तो अभी रिस्पॉन्स पे बेस्ड है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो नेक्स्ट फर्दर और भी लेक्चर्स पैथोलॉजी या फार्माकोलॉजी के और भी लेक्चर ऐड ऑन करेंगे, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया या कुछ और चीज़ें आपको कुछ और तरीके से चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और वीडियो कैसी लगी, मतलब किस तरह से एक्सप्लेनेशन था, वो भी एक्सप्लेन कर देना कमेंट सेक्शन पे। और कोई भी और फर्दर चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें मतलब आप भर भर के कमेंट कर दो प्लीज़। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।